सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार भाई मंजरी, बहुत दिनों बाद आई। खूब घूम फिर के तुमने पूरा मौसम का मजा लिया। जी बिल्कुल मजा लिया। हर तरफ ऐसा अच्छा मौसम है, लेकिन इस बदलते मौसम में रेणु जी अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और सावधानियां रखनी पड़ती कि भाई ज्यादा पंखे भी मत चलाओ, नहीं ठंड लग जाएगी रात में ये तो बात खांसी भी गला भी पड़ सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दिन में जरूर धूप है, लेकिन रात और सुबह का जरूर ख्याल रखें। उसके साथ साथ जो कोरोना के संबंध में जो भी एहतियात है उसको भी वैसे ही उसका पालन करें, जैसा कि पिछले साल इसी समय हम लोगों ने मार्च के अंत से इसको शुरू किया था। तो इस बात का ख्याल रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। तो भाई जाहिर है कि आज जो है ना हम लोगों के पास गीत मंजरी का दिन है, तो हम लेकर आए हैं बेटियां हैं अनमोल, ये विषय होगा आज गीत मंजरी का। वहीं हम जब आज साहित्य की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ से सम्मानित काव्य संग्रह चिदम्बरा पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस पर, और वीरांगना महारानी तपस्विनी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। यानी सखी विशेष में हम बात करेंगे वीरांगना महारानी तपस्विनी पर, और जाहिर है कि थोड़ी सी घर गृहस्थी की भी बात कर लेंगे कि भाई खाने की मेज को हम कैसे सजा सकते हैं, उन पर किन की चीजों का ख्याल रखें, है ना। और अगर हम बात करें वीरांगना की, तो क्या कोई सोच सकता है कि कोई महिला, वो भी 1857 के गदर के समय, कुछ इस तरह से विस्फोटक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री खोल सकेगी? तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन हमारे देश इस मामले में बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहां ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, है ना। बिल्कुल, बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं हमारे देश में, और कहीं ना कहीं वे हमको प्रेरणा ही देती हैं कि हम भी कुछ इस तरह के कार्य करें जो हमारे देश के लिए अच्छे हो, हम उनके अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो इसी के साथ आज हमारे जो चर्चा का विषय है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो आज है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। ये दिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दी जा रही सेवाओं और उनसे जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्यों की पूरी ईमानदारी से निभाएं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, इससे जुड़े जो अधिकारी होते हैं जाहिर है कि उनको सम्मान तो दिया ही जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार होते हैं उसकी जांच लोग करते हैं। और ये शुल्क दिवस जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के लिए ही मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के पहले केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में ही जाना जाता था इसे। बिल्कुल, और इसका लक्ष्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। देश के औद्योगिक विकास के लिए ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ाया। जाहिर है कि आजकल जैसे जैसे तकनीकी आ रही है नए, उसको सारा किया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिस जो है ई ऑफिस हो गए हैं, यानी कि सारी चीज़ें हम डिजिटल उसमें कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी चल रहा है। और कोई भी राष्ट्र हो हमारे देश की अगर हम बात करें तो उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था कि बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी प्रगति होती है। अर्थव्यवस्था मजबूत तभी हो सकती है जब हम अपनी जिम्मेदारी अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए करें। चाहे भी कोई भी हो, हमारे देश का वित्तीय प्रबंध पूरी तरह से हम जनता के द्वारा जो हमारे से जो कर वसूला जाता है उस पर निर्भर करता है। तो जाहिर है कि चाहे वो आय कर हो, विक्रय कर हो, सीमा शुल्क हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो, ये सब जो भी हैं ये अप्रत्यक्ष कर है। तो हमें उसका समय से भुगतान करना चाहिए। और बहुत सारे कारखानों में जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उन सभी वस्तुओं पर भी उत्पादन शुल्क लगता है। तो देश को समूची आमदनी का 1/3 हिस्सा जो है उसका जो आमदनी है उत्पादन शुल्क से प्राप्त होता है। तो ये विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपका जो भी व्यवसाय है, जिस तरीके के भी और भी अन्य कर हैं, उनका समय से भुगतान अवश्य करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम अपने करों को भुगतान तो करते ही हैं, उसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वीरांगना महारानी तपस्विनी जी के बारे में।
महारानी तपस्विनी भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका जन्म सन 1842 बेलूर के जमींदार नारायण राव के घर हुआ था। आपका वास्तविक नाम गंगाबाई था। उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में जमकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और वीरता की प्रसिद्धि भी खूब उनकी जो थी फैली थी, वो उनकी भतीजी थी। उन्हें माता जी के नाम से बुलाया जाता था। बाल्यावस्था में ही वे विधवा हो गई थी। बचपन से ही उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ईश्वर की पूजा वे नियमित करती, साथ ही शस्त्रों का अभ्यास भी वो किया करती थी। बिल्कुल। और जब 1857 में क्रांति का आगाज हुआ, तब रानी तपस्विनी ने भी अपनी चाची के साथ इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। उनके प्रभाव के कारण अनेक लोगों ने इस क्रांति में अपना योगदान दिया था। जैसा कि सब जानते हैं, इस क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली के जेल में रखा गया। बाद में नाना साहब के साथ वो नेपाल चली गई और फिर वहां पर उन्होंने नाम बदलकर काम करना शुरू कर दिया। नेपाल पहुंचकर महारानी तपस्विनी ने वहां बसे भारतीयों में देशभक्ति की भावना की अलग जगाई। नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर जंग की मदद से उन्होंने गोला बारूद व विस्फोटक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री खोली, ताकि क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन सहयोगी खांडेकर के एक मित्र ने धन के लालच में आकर अंग्रेजों को तपस्विनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब वे नेपाल छोड़कर कोलकाता चली गईं। यहाँ पर कलकत्ते में उन्होंने महाभक्ति पाठशाला खोलकर बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने लगी, यानी देश प्रेम की शिक्षा देने लगी। सन 1902 में जब बाल गंगाधर तिलक कोलकाता आए तो उनकी माता जी तपस्विनी से उनकी मुलाकात हुई, और 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, तब रानी ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई और 1907 में आपने ये शरीर त्याग दिया। वे तेजस्वी मुख वाली शक्ति की उपासक थी। निरंतर चंडी माता का नाम का जाप करती रहती थी। वे साहस तथा धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। घुड़सवारी और युद्ध कलाओं में पारंगत थी। निराशा शब्द के लिए उनके जीवन में कोई भी स्थान नहीं था। पिताजी की मृत्यु के बाद भी वे उनकी जागीर का कार्यभार संभालने लगी। उन्होंने पिताजी के किले को दुरुस्त कर मजबूत बनाया। नए सैनिकों की नियुक्ति कर सैन्य शिक्षण देना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और इस तरह से देशभक्ति के कारण अंग्रेजों के प्रति उनके मन में जाहिर है बहुत रोष था, बहुत गुस्सा था, और कई बार अपने भाषणों में वो इसका इजहार भी करती थी, बता देती थी। क्योंकि अंग्रेज, और साथ साथ ये भी बात है कि पहली बात तो वो हमारे देश पर शासन कर रहे थे और अंग्रेजों ने उन्हें कई बार नज़रबंद भी किया। उनकी सन्यासी वृत्ति देखकर अंग्रेज अधिकारियों को लगा था कि वे स्त्री अपने लिए बहुत धोखा देंगी नहीं, और फिर उन्हें मुक्त कर दिया गया। इसके बाद वो नैमिषारण्य में रहकर चंडी माता की उपासना करती रहीं, साधना करती रहीं, और लोगों को उपदेश, सुझाव आदि दिया करती थीं। तभी से लोग उन्हें माता तपस्विनी कहने लगे। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां गुप्त रूप से जारी रखी, लोगों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करती रहीं, और उनके प्रवचनों ने ही पूरे इलाके में क्रांति की भावना को बलवती किया। वे क्रांति के प्रतीक लाल कमल देकर साधुओं को रवाना करती थी। उन्होंने धर्म के साथ राष्ट्र को जोड़ा और धर्म भ्रष्ट करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ समाज को संगठित भी किया। जाहिर है कि सन्यासी स्वरूप होने के कारण और वेशभूषा और उस तरह से उनका कार्यकलाप होने के कारण वो उसी की आड़ में कह सकते हैं, उसी के सहायता से देश की सेवा करने लगी। और इस तरह से जैसे कि सन्यासियों को जब कमंडल देती थी तो उसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र भी थमा देती थी। साधु सन्यासी गांव-गांव घूमकर समाज में क्रांति की प्रेरणा देते थे, और जहां आवश्यकता होती थी वहां पर शस्त्र आदि भी पहुंचा देते थे, पत्र आदि पहुंचाते थे, और बहुत बड़ा संगठन इस तरह से हो गया था। क्योंकि तपस्विनी द्वारा आशीर्वाद के नाम से स्वातंत्र समर के प्रतीक रोटी व कमल जन जन और सैनिकों को दिए जाने लगे। उन्होंने अंग्रेजों के फौजी ठिकानों पर हमला भी किया, और इस तरह महारानी तपस्विनी ने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। ऐसी देशभक्त वीरांगना को हम शत शत नमन करते हैं। और इसी तरह का एक गीत सुनते हैं। जरूर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
रेणु जी, एक कविता है, उसको हम पढ़ना चाहते हैं कि जरूर बंद जरूर। तुम्हारे द्वार। ओह अच्छा, क्या बात है, वाह, वाह। बंद तुम्हारे द्वार, मुस्काती प्राची में उषा, ले किरणों का हार, जागी सरसों में सरोजनी, सोई तुम इस बार, बंद तुम्हारे द्वार। नव मधु में अस्थिर मल ये नील, बहरों में गुंजार, विहग खंड में गान, मौन पुष्पों में सौरभ भार, बंद तुम्हारे द्वार। प्राण प्रतीक्षा में प्रकाश, ओ प्रेम बने प्रतिहार, पथ दिखलाने को प्रकाश, तुमसे मिलने को प्यार, बंद तुम्हारे द्वार। गीत हर्ष के पंख मार, प्रकाश कर रहे पार, भेद सकेगी नहीं हृदय, प्राणों की मर्म पुकार, बंद तुम्हारे द्वार। आज निछावर सुरभि, खुला जग में मधु का भंडार, दबा सकोगी तुम्ही आज, उर में मधु जीवन ज्वार, बंद तुम्हारे द्वार। क्या बात है भाई, ये समझ गई होंगी हमारी जी। सखियां, हमारे श्रोता जरूर, क्योंकि आज हमने चर्चा की है कि ज्ञानपीठ से सम्मानित काव्य संग्रह चिदम्बरा के हम चर्चा करेंगे। जी। ये उसी चिदम्बरा से एक अंश है जिसे अभी मंजरी ने पढ़ा है ना जी। ये वो कविता संग्रह है जिसके लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये संग्रह उनकी काव्य चेतना का अद्वितीय परिचायक है, अद्वितीय उत्थान है उनका, कि जिस तरह से उन्होंने मतलब बिल्कुल सोचा उसकी, कि उनकी काव्य चेतना जो थी उसमें युगवाणी से लेकर अत्तिमा तक की रचनाओं का संचयन है। इसमें युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, ये सब चुनी हुई कृतियों के साथ वाणी की अंतिम रचना आत्मिका भी सम्मिलित है। चिदम्बरा में सन 37 से लेकर 1957 तक प्रायः 20 वर्षों की विकास श्रेणी का विस्तार है। इसका पहला संस्करण 1958 में आया और इसमें गीत और कविताएं हैं। और इस संग्रह के विषय में सुमित्रा नंदन पंत जी ने स्वयं लिखा है, चिदम्बरा की पृथु आकृति में मेरी भौतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक संरचनाओं से प्रेरित कृतियों को एक स्थान पर एकत्रित देखकर पाठकों को उनके भीतर व्याप्त एकता के सूत्रों को समझने में अधिक सहायता मिल सकेगी। इसमें मैंने अपनी सीमाओं के भीतर अपने युग के बहिरंतर के जीवन तथा चैतन्य को नवीन मानवता की कल्पना से मंडित कर वाणी देने का प्रयत्न किया है। भाई ये तो है, और ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बहुत सारे हमारे साथी जरूर जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के आरंभ और विकास में जो कई रचनाकार हुए हैं उन्हीं में आपका भी नाम आता है, अग्रणी है, और जिनमें से आप हैं छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत। नए युग के प्रवर्तक के रूप में आप प्रसिद्ध हुए। आपने भाषा का निखार और संस्कार दिया, भाषा को एक अलग तरीके से, इसके साथ साथ ही उसके प्रभाव को भी आपने सामने लाने का प्रयास किया। उन्हें प्रकृति का कवि माना जाता है, लेकिन वहीं वे वास्तव में मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि कहे गए हैं। आपकी काव्य रचना में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम और कल्पना की ऊंची उड़ान देखने को मिलती है। बिल्कुल। और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो दादी ने ही उनका लालन पालन किया था। पहले उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था, और जब वे आगे की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए, यहीं से उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। उन्होंने अपने भाई के संग काशी के क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। वहां से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी स्कूल का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने आह्वान किया और महाविद्यालय छोड़ दिया, और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत का यहीं से ये कह सकते हैं कि काव्य के प्रति उनकी रुचि दिखाई पड़ी और उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। वैसे तो वो 7 वर्ष की उम्र से ही जब 4th कक्षा में पढ़ रहे थे उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। सन 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। इसी दौर में उनकी कविताएं वीणा से संकलित हुई और उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ अन्य काव्य कृतियां भी जैसे गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि। और उनके जीवन काल में 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल है। उनकी परिवर्तन तारापद कविता संग्रह है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना भी की। मधु ज्वाल नाम से
उमर खयाम की रुबाइयों को हिंदी में उन्होंने अनुवाद संग्रह निकाला और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। बिल्कुल, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इन्हें काव्य संग्रह के लिए मिल चुका है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके साथ हिंदी साहित्य की सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे भी सम्मान दिए जा चुके हैं। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर उनके पुराने घर जो कौसानी में है, उसे सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़ा, चश्मा, कलम, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा संबंधित पुस्तकों का संग्रह भी है और बहुत सी चीजें हैं। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। वे जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंत स्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। वे इस संसार से आज के दिन यानी मतलब उनका देहांत जो था वो 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ था। और लेकिन वे अपनी काव्य रचनाओं के साथ हम लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। साहित्यकार कभी भी नहीं इस संसार को नहीं छोड़ सकता, सिर्फ शरीर उसका जाता है, उसकी रचनाओं से हमारे बीच में बना रहता है। जी, और उनकी जब भी रचना पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक प्रकृति से जुड़ा ही एक हम लोग गीत सुनते हैं।
तो भाई इस तरह से प्रकृति से जुड़कर किस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी ने पहाड़ों पर और किस तरह से प्रकृति से जुड़े और एक संवेदनशील आदमी हो जाता है जब प्रकृति के बहुत नजदीक बिल्कुल। रहता है। और जब पेड़ पौधों के पास होते हैं ना मैम, तो अपने आप रेणु जी जो कविताएं हैं वो निकलने लग जाती है। जी, ये भी बात है। हाँ। यानी प्रकृति हमें बहुत कुछ हमारी सिखाती तो है, लेकिन वहीं साथ में उंगली पकड़कर आगे भी चलाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल चलाती है। और उंगली पकड़ने की बात हाँ। से याद आया कि जब हमारे छोटी छोटी घर में बच्चियां होती हैं, तो जब वो अपने छोटे छोटे हाथों से पापा मम्मी की उंगलियां पकड़कर चलती हैं, तो वो जो एक एहसास होता है वो अपने आप में बहुत ही सुखद होता है, और जो माता पिता होते हैं वो पूरी ममता से भर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अनमोल हमारी वैसे तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे ही अपने आप में बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन बेटियां हैं अनमोल। गीत मंजरी में हम बात कर रहे हैं, ये ईश्वर का अनुपम देन है बेटियां, लक्ष्मी का वरदान है, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर प्रकृति का स्वरूप हैं बेटियां, जहां जन्म लेती हैं बेटियां उस घर में खुशियों की बहार और अपनी सुगंध बिखेर देती हैं बेटियां। बेटियों को जैसे संस्कार मिलेंगे वैसा ही समाज का निर्माण होगा। बेटा भाग्य से तो वहीं बेटियां, बेटा अगर भाग्य है तो वहीं सौभाग्य होती हैं ये बेटियां। बिल्कुल। और नन्ही सी परी जिस रोज माँ के आंचल में आकाश से उतर कर आती है, उस वक्त माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि उसको ये मौका मिला कि उसके घर आंगन में खुद एक देवी के रूप में कन्या ने जन्म लिया है। पिता के दिल के बेहद करीब भी होती हैं बेटियां। और सच कहा जाए तो जब जितनी माँ को प्यारी होती हैं उतनी ही उससे सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि पापा को पिता को प्यारी होती हैं बेटियां, क्योंकि ये खिलती हुई बगिया की नन्ही परी है ना, ये हमारे घर की एक कली के समान है। अधरों पर भोली मुस्कान लिए धीरे धीरे बढ़ती हैं। उनकी किलकारी मीठी बोली से सारा घर आंगन आनंद से भर जाता है, किलक उठता है। माँ का उसे सजाना, संवारना, श्रृंगार करना, न जाने कितनी रातों को जाकर लोरी सुनाना, वो सब अपने नन्हे नन्हे कदमों को धरा पर रखती तो उसके पाँव की पायल के घुंघरुओं की छम 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 पूरे घर पर गूंज उठती। ऐसा लगता है मानो आकाश से कोई प्यारी सी अप्सरा उतर आई हो। तभी तो कभी उसे गुलाब की तरह तो कभी धान की बालियों की तरह नाजुक और जल्दी से बढ़ जाने वाला कहते हैं। और वो शाख क्या और वो फूल क्या अगर उन पर तितलियों का मंडराना ना हो, और वो घर भी कोई घर है जहाँ बेटियों का मुस्कुराना ना हो। बेटियाँ बहुत भावुक, बेहद कोमल दिल वाली, ममतामयी होती हैं। वे जहाँ एक और जज्बाती होती हैं, वहीं वे दृढ़ निश्चय वाले भी होती हैं। अगर वे दिल में कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानती हैं। बिल्कुल। और ऐसी फूल से नाजुक होती हैं हमारी बेटियां। लाडली
क्या बात है, किसी ने क्या खूब कहा है। देवालय में बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवालय में बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि है बेटी, खुश नसीब है वो जिनके आंगन में है बेटी, जग की तमाम खुशियों की जननी है बेटी। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, धरा से अंबर तक सबसे अनुपम रचना है बेटी, बेटी प्रकृति का वरदान है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, जगत जननी के रूप में भी नारी सर्वत्र पूजे जाने वाली वो शक्ति है बेटी। बेटियां हैं तो जहान है, बेटियों से ही माता पिता की जान है, सबके कहाँ नसीब होती हैं बेटियां, जिनका सौभाग्य उन्हें ही मिलती हैं बेटियां। क्या बात है, कितनी प्यारी सी बात उन्होंने लिख के भेजी है। और बेटियों को चाहिए बस आपका प्यार और दुलार और आगे बढ़ने का हौसला। अगर ये उन्हें सही तरह से दिया जाए तो वे सफलता की इबारत लिख देती हैं, परिवार का मान सम्मान और एक पहचान बना देती हैं। माता पिता गर्व से भर उठते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और बेटियां जो होती रेणु जी, वो बिल्कुल फूल सी नाजुक होती हैं, पापा को जब ना उनके कंधों पर चढ़ के उन्हें घोड़ा बनाकर सवारी करती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। घर आंगन जो हमारा कमरा है वो बिल्कुल खिल उठता है। उस वक्त बेटियां, माँ भी इस आनंददायक पल को देखकर खुशी से भर उठती हैं। वहीं बेटियां घर आते ही पापा को जिस तरह से प्यार करती हैं, पानी का ग्लास थमाती हैं, हाल पूछती हैं, सोचती हैं कि पापा कितने थक कर आए हैं, कभी कभी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों से उनके सिर दबाने की कोशिश करती हैं, तो कभी गले से लिए लिपट जाती हैं और वहीं अपनी फरमाइश शुरू कर देती हैं। और वो एक निश्चल मन की परी समान, वो कभी शीतल पवन सी लगती है तो कभी खिलखिलाकर उदासी के हर दर्द का इलाज करती है। बिटिया, बिना बेटी के मन बेकल हो उठता है, बिना बेटी के मन बेकल हो उठता है, बेटी है तो ही कल है, बेटी से ही संसार सुनहरा खिला सा लगता है, भाई का दुलार, माँ का रूप और घर की लाज है बेटियां। नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो जाती है, वो बेल की तरह बड़ी हो जाती है। वही बेटी के इस रूप को देखकर माता पिता आनंद से विभोर हो उठते हैं और उसके भविष्य और घर संसार के, उसके विवाह के सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन भर उठता है, आंखें छलकने लग जाती है, ये सोच कर कि कैसे वो अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर जाता देख पाएंगे और वे अपनी लाडों को कैसे ब्याह कर पाएंगे, ये चिंता उन्हें लग जाती है। लेकिन ये रीति चली आई है कि बेटियां तो किसी और की अमानत होती है, उन्हें एक न एक दिन विदा करना ही होता है। वहीं बेटियां खुद को उस घर में जाकर ढाल लेती हैं, क्योंकि अब यही उनका संसार प्यारा सा हो जाता है। गुड़िया रानी
हर माँ, हर जननी यही सपना देखती है। और हमारा देश अपनी जो हमारी संस्कृति है और सभ्यता है, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं और बेटियों को बहुत मान-सम्मान दिया जाता है। लेकिन कहीं-कहीं आज भी हमें लगता है कि जो सम्मान, जो स्थान, जैसे हमने महल की बात की, कि बेटी जाती तो है, हम भी यही मानकर विदा हुँ, करते हैं कि बेटी महल में जा रही है, तो बिल्कुल। उसको वही महल बना रहे, वो उसका सपना साकार हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो स्थान जो चाहिए उसे वो नहीं मिलता है। कोशिश करें कि मिले, क्योंकि ऐसे न मिलने पर बच्ची का तो मन दुखी होता ही है, उसके साथ-साथ हम सबका मन जो है वो आँखें नम हो जाती हैं, मन भारी हो जाता है। तो बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहें, कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और कैसे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार वाले उसे प्रेरणा दें, प्रोत्साहित करें और जिन बेटियों को परिवार का संबल मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, वो अपना बिल्कुल। पूरा दिखा रही हैं, अपनी क्षमता दिखा रही हैं, अपनी सामर्थ्य दिखा रही हैं और देश-विदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने खानदान का नाम जी, रोशन कर रही हैं और वहीं अगर विदेश में जाती हैं तो अपने देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल और तो अपनी प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ रही हैं बेटियाँ। बिल्कुल और वही देश का नाम रोशन किया है कई बेटियों ने, चाहे वो खेल, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक, टीचर हो या चिकित्सक हो, कलाकार हो, वीरांगनाएँ हो, सुरों की तान छेड़ती बेटियाँ या कदमों की ताल पर थिरकती बेटियाँ हर घर की शान होती है। हर क्षेत्र में बेटियाँ जो है वो बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी होती है। जल, थल हो या व्योम हो या फ़ौज में हो, उद्योग सँभालती, व्यापार सँभालती बेटियाँ अब वो चार दीवारी से निकलकर स्वच्छंद संसार में विहार कर रही हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जो जन्मदाता इनमें भेद करते हैं, उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। कन्या के जन्म और उनकी शिक्षा पर सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बेटियाँ अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बल पर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। बस हमें उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उनमें अच्छे संस्कारों का बीज रोपित करना चाहिए। हमें ही सब रखना होगा, करना होगा। अगर बेटी बहन ना होती तो कौन भाई की कलाई पर हाथ बाँधता, कलाई पर राखी बाँधता। फिर इस तरह से डोली सूनी, घर आंगन सूना, तीज त्योहारों का रंग फीका सा पड़ जाता। किस द्वार पर कौन रंगोली सजाता? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बेटियों के होने का एहसास दिलाती हैं ये सारी चीज़ें, तो इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मंगलमय मृदुगान है बेटियाँ, अधरों की मुस्कान है बेटियाँ, सूरज का आवाहन है बेटियाँ, राग रागनी की तान है बेटियाँ, निराशा भरे जीवन में खुशियों का सुर संगीत है बेटियाँ, सुख दुख की हमजोली बनकर जीवन की प्राण है बेटियाँ, क्योंकि बेटियाँ ही उजली भोर की चहकती चिड़िया हैं। और जो बेटियाँ होती हैं, हुँ। वो चिड़िया की तरह ही उड़ती रहती है ना घर में और हुँ। बेटियाँ कभी नदी की तरह शांत, तो कभी लहरों सी चंचल, तो कभी हवा सी बहती, सुगंध सी बिखेरती रहती है। और घर का कोना-कोना गूंज उठता है और जब घर में आती हैं बेटियाँ, इतनी प्यारी होती हैं बेटियाँ। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी।
ऐसा है ना कि बेटियां राज कर रही हैं, हम बिदा ज़रूर करते हैं, लेकिन यहीं पर ये आग्रह हम करना चाहते हैं उन जी। माता-पिताओं से जो बेटियों को विदा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप विदा करके उसे भूल जाएँ, बिल्कुल। बल्कि संपर्क में रहें, जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा सहयोग दें। आजीवन आपकी बेटी है, बेटी है, बिल्कुल। रहेगी, भले ही किसी की बहू बन जाए, कुछ भी हो जाए, कितने ही बच्चों की माँ बन जाए, जी, आपकी बेटी रहेगी। उसके दुख-सुख में उसके साझीदार बनें, उससे मिलते रहें, मिलते बुलाते रहें। रहें। हाँ, उसकी वैसे तो हम नहीं कहते कि कोई भी उसको समस्या आए, लेकिन समस्या आए तो उसमें बराबर से आप शिरकत करें, सुलझाने की कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि आप माता-पिता हैं, बिल्कुल, आपने अपने खून से, पैसे से उसे सींचा है, माँ बिल्कुल। ने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है, हुँ, एक बहुत बड़ा आपका जुड़ाव है उससे, आपका ही कहना चाहिए विस्तार है, माँ का विस्तार होती हैं बेटियाँ। तो इस तरह से अब वो ज़माना नहीं है कि आप भूल जाएँ कि उनको विदा कर दिया तो अब वो उस घर की हो गई, ऐसा नहीं है। वो परंपरा अपने ढंग से है, लेकिन अब तो लेकिन लड़के भी नहीं रहते साथ में, लड़कों बिल्कुल। को भी विदा ही करना पड़ता है। तो सही यही बात मानकर है। चलिए कि वो अपना जी, एक नया नीड़ बसा रही हैं, घरौंदा बिल्कुल, बना रही हैं। उनको बनाने दें, उनको अपने ढंग से जीने दें, लेकिन निगाह ज़रूर रखें, बिल्कुल। प्यार बनाए रखें, बिल्कुल है और ना? बिल्कुल बनाए रखें और आजकल तो सोशल मीडिया है तो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात भी करते रहे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ऐसा ना सुने कि नहीं, अब तुम्हारी परेशानी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा ससुराल जाने, ऐसा ना करें। और दामाद भी जो है वो आपका बच्चा है, बिल्कुल, उसको आपने परिवार का एक सदस्य बनाया है, तो उसकी भी समस्या कुछ है या दोनों की मिलके कोई ऐसी बात है तो मिल-जुल कर उसको सुलझाएँ। और ज़ाहिर है कि जो अभी घर में अगर हमारे जैसे हुँ, मेहमान आते हैं या हुँ। खुद भी डाइनिंग टेबल सजाना हो तो बेटी को बुला लें फटाक से। बेटियाँ बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल है ना? सजाती हैं। ऐसा है। जी। तो भई खाने की मेज़ की जब बात आती है तो हमारी कुछ सखियाँ लिख कर भेज भी रही हैं कि हुँ, खाना आप जो डाइनिंग टेबल के सजाने की बात कर रही हैं, उसके साथ-साथ भोजन भी बहुत सजा हुआ होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल। उसमें पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, परोसने का भी एक अंदाज़ जब होता है तो भूख बढ़ जाती है और खाने बिल्कुल। का स्वाद भी बढ़ जाता है बिल्कुल ना? और जब क्या होता है कि जब आपके घर में जितनी भी जगह हो, जी। हमें उसी के हिसाब से डाइनिंग टेबल खरीदनी चाहिए, जी, रखनी बिल्कुल। चाहिए और वो जो डाइनिंग टेबल है वो आयताकार की हो तो बहुत अच्छी रहती है या फिर वो गोल ओवल आती शेप है। की हो, अंडाकार हो, तो या वो गोल भी आती है गोल आजकल, भी बहुत आती छोटी है होती जगह जी। है तो उसमें बड़ी जैसे कि गोल अपनी भी रख जगह है, सकते हाँ, हैं तो लेकिन गोल भी क्या रख होता है सकते कि हैं। गोल कभी-कभी ज़्यादा जगह घेरती है इसलिए जी। आयताकार जो होती है वो सबसे अच्छी रहती है एक कोने में रखी भी जा सकती है आराम से और आप उसके ऊपर खूब अच्छे से सजा भी सकती हैं सुंदर सा या अगर आपके पास क्या कहते हैं कि डाइनिंग टेबल नहीं है कोई मेज नहीं है तो आप एक कम स्पेस है घर में तो एक बोर्ड लगा के फोल्डिंग बोर्ड जैसा दीवार पे आप लगा करके भी उसको डाइनिंग टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं उसके साथ आप 3-4 कुर्सियाँ डाल दीजिए तो वो एक ऑप्शन है छोटे घरों के लिए जहाँ बहुत कम जगह है। जी। तो और उसके साथ-साथ आप अपनी सुंदर सी सजी खाने की इमेज को अच्छे से करने के लिए उसके ऊपर कवर वगैरह भी उसको सजा के ज़रूर करें रख क्योंकि सकती हैं। अच्छे-अच्छे मेज़पोश आते हैं और उस पर भी अगर आप चाहती हैं तो उसको ऊपर प्लास्टिक का हुँ, जो पारदर्शी होता है वो लगा दें और अगर आपको कशीदाकारी आती है यानी कढ़ाई कर सकती हैं तो कढ़ाई किया हुआ मेज़पोश रखें, है बिल्कुल ना? और कपड़े पे वो फैब्रिक पेंट भी तो कर सकते हैं ना रेनू बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और इसके साथ-साथ कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास सूती साड़ियाँ होती हैं जो हम बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद भी इतनी सुंदर होती है कि उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है, तो उनसे भी आप कवर बना सकती हैं। हुँ, इसमें जो एक एप्लिक वर्क की साड़ी होती है, जी, वो बड़ी अच्छी लगती है कि उसको अगर आप कवर बना दें, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लास्टिक कवर डाल दें, जी। तो उस तरह से भी हम कवर बना सकते हैं। मतलब आप बाज़ार ना जा कर के पहले आप घर में ही देख लीजिए कि आपको क्या मिल सकता है। आप वाह! कॉटन की क्या बात है। चिकन की साड़ी का भी हमने देखा है कि बना-बनाया मेजपोश आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास साड़ी है, आप बहुत पहन के ऊब चुकी हैं, तो उसका भी इस्तेमाल इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तो हो गई मेज़पोश की बात, उसके बाद अलग-अलग प्लेट्स के लिए आप अलग-अलग छोटे-छोटे रनर्स भी रखते हैं, जी। उसके नीचे रखने के लिए, वो भी बहुत खूबसूरत सा आप बना भी सकते हैं और बाज़ार से भी खरीद सकती हैं, है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और अगर जैसे गाढ़े रंग का अगर कवर है उसके ऊपर, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि उसके ऊपर आप हल्के रंग के डाइनिंग जो मैट बोलते हैं, वो लगा दें तो बहुत खूबसूरती बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसके साथ-साथ जो चाय और कप रखने के लिए आता है, कोस्टर्स, कोस्टर्स जी। आते हैं, तो बाज़ार से या तो आप ला रही तो लाइए, नहीं तो आप घर में कोई भी मोटा कपड़ा है, उसको 2 कपड़ों का अस्तर जैसा बना करके वो भी आप बना सकती हैं या आप उसमें फ़ोम लगाकर भी सिल सकती हैं। जी। और लेस पड़ी है तो उस कोस्टर के चारों ओर आप लेस लगा दीजिए तो वो लेस बहुत लगा सुंदर दें या ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी-कभी ऊन का भी बना सकते हैं, हुँ, क्रोशिया के माध्यम से गोल-गोल बना सकते हैं रखने के लिए, जी। वो भी अच्छा होता है। ये आप अपनी आपकी सुरुचि के ऊपर है कि आप वो तो किस तरह बहुत से सुंदर सजा लगता सकते है हैं। रेणु जी, हाँ। आपने अच्छा कहा क्रोशिया का वर्क जी, जो है वो तो ये सबको बहुत आपके पसंद निर्भर आता करता है कि है। जी। कैसी आपके पास जगह है और कैसी आप
आपको चीजें रखनी है ना। जी। लेकिन हाँ, एक है कि विचार हम दे सकते हैं। बिल्कुल, और जब अपने हाथ से बनाते हैं तो उसकी खूबसूरती तो देखने लायक होती है, बिल्कुल। मन भी खुश होता है। और इसी तरह आप अपनी मेज़ के बीचों-बीच में कुछ एक सेंटर पीस पे आप गुलदस्ता भी सजा सकती हैं। जी। आप काँच का ले सकती हैं, और फ्लावर पॉट या जो भी आपके पास है हाँ, उसमें। लेकिन मेज़ के बीच पर रखने के लिए बहुत ऊँचा ना हो, आप ऐसा जी। कोशिश करें कि बहुत ही छोटा एक बोल के बराबर ही हो, ताकि और उस पे जो फूल भी हुँ। लगाएँ वो ऐसे हों कि बहुत छोटे-छोटे हों, क्योंकि आपको आमने-सामने जब बैठेंगे तो एक-दूसरे का चेहरा या सामान लेना हो, बिल्कुल, तो वो दिखाई देता रहे। बिल्कुल। बहुत ऊँचे ना रख दें उसको, है ना? और उसमें जी। आप ताज़े फूल के साथ-साथ आप ताज़े फूल तो रखिए, अगर मिल जाए, नहीं तो फिर आप प्लास्टिक के सजा सकते हैं, या जी। फिर आपको शौक है, आप जैसे अभी रेणु जी ने कहा है क्रोशिया के कोस्टर बनाएँ, तो आप क्रोशिया के फूल भी बना करके जी, बिल्कुल। उसको आप डंडी में वो भी करके रख लगा सकती हैं, सकती हैं। या आप किसी पारदर्शी उसमें रख के, आजकल तो मनी प्लांट या और बहुत सारे ऐसे जी, जो उसके भाई बंधु वाले पौधे हैं, पौधे। उनको आप पानी में लगा कर भी ये रख सकती हैं। उसमें ज़्यादा उनकी देखभाल भी नहीं करना है, और वो आराम से एक हरियाली सा माहौल बना बिल्कुल। देता है, हरा-भरा, जी, है ना? बिल्कुल। और इसके साथ-साथ अगर और ये और भी आपको करना है, तो आप एक बाउल में पानी डाल दीजिए और उसमें आप गुलाब की पंखुड़ी डाल सकती हैं, बिल्कुल। या फिर आप गेंदे की पंखुड़ी भी डाल सकती हैं। और उसके साथ अलग-अलग किन दोनों तरफ आप छोटे से काँच के ग्लास लेके उसमें पानी और तेल, और जो दिवाली में जो लकड़ी के बना हुआ रुई का एक रहता है, प्लस की तरह का निशान रहता है, बना रहता है, रुई की बत्ती लगी रहती है, उस दिए को भी आप उसमें जला सकती हैं, तो वो भी बिल्कुल। बड़ी रात में तो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल, वो जो लकड़ी वाला कह रही हो, जी, उसको आजकल बहुत अच्छा तरीका और भी आ गया है। जैसे प्लास्टिक के जो डिब्बे आदि होते हैं, जी। उसको भी आप छोटे छोटे सिक्के के बराबर 5 या ₹5 के सिक्के या ₹1 के हुँ, सिक्के के बराबर आकार काट के, उसके बीच में छेद करके भी आप उसको तैरा सकती हैं पानी में। हुँ, और जैसे बता रही हो मंजरी ना, कि शीशे हुँ, के ग्लास में हम उसमें तेल डाल पानी और उसके करके। ऊपर तेल एक लेयर रख के, एक परत, और ये तैरती हुई मोमबत्तियाँ कर सकते हैं। वैसे ही आजकल बहुत छोटी-छोटी एल्युमिनियम के उसमें मोमबत्तियाँ आ रही जी, हैं। वो जैसे कि पानी में, जैसे तुमने कहा गुलाब की हुँ, पंखुड़ी, उसके बीच में भी आप मोमबत्ती रख क्या सकती हैं, तो बात है! बहुत सुंदर लगेगा। वो तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह जी, के उपाय कर सजावट सकते कर हैं, घर सकते की हैं, सजावट बिल्कुल। कर सकते हैं। और अगर आपको कैंडल लाइट डिनर करना है, तो आप मोमबत्तियाँ भी लगा फिर सकती तो हैं। क्या बात है, जो खूब ढेर सारी जलाइए। बिल्कुल। और इसके साथ-साथ जो भी आपको खाना परोसना है जिस चीज़ों में, हुँ, तो उस तरह की आप चाहे काँच की रखना चाहती, चाहे स्टील की, चाहे मेलामाइन की प्लेट्स रखना चाहती, सब एक जैसी रखिएगा मैचिंग का, तो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल। इस और बात का ध्यान रखें कि मेलामाइन है तो सारे सेट एक तरह के हों, जी, स्टील के आप रख रहे हैं तो एक से रखें, और अगर काँच के रख रहे हैं तो वो भी एक से हों। ऐसा ना करें, कोशिश करें कि जैसे कि अगर आपने सोचा कि प्लेट्स तो हमने रख दी काँच की, हुँ, और सर्व करने के लिए आप स्टील का भगोना ले आएँ या कुछ और डोंगे लाएँ, इस बात का ख़्याल रखें। बिल्कुल। एक सा रहेगा तो अच्छा लगेगा, जी, वैसे नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप कर रही हैं, कर सकती हैं, तो ये सजावट की बात है, इन सारी चीज़ों का एक ध्यान रखने, बिल्कुल। है ना? और वहीं अगर आपने काँच का रखा है, तो आपका जो परसने के लिए जो चम्मच है, वो भी काँच का हो तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि फिर आप स्टील की कलछी उठा लाएँ, है ना? बिल्कुल, ये बात जी। सही है। और जितने भी लोग आ रहे हैं आपके घर में, हुँ, आप उसी हिसाब से सारे बर्तन आप इकट्ठे करके बिल्कुल। रख लीजिए। और साथ ही अपनी मेज़ पर आप टिश्यू पेपर का एक स्टैंड भी रखिए, और जो नमक और काली मिर्च वगैरह के लिए छोटे-छोटे से पॉट रखे जाते हैं, जी, नमकदानी जिसे बोलते हैं, वो भी आप रख सकती हैं। और सलाद आपको सजाना है, तो उसके लिए बहुत खूबसूरत सी प्लेट अगर आप चुन सकती हैं, हाँ, तो उसमें सजाइए और तरह-तरह से सलाद काट करके वो करिए। और इसके साथ-साथ जो हम सूप बाउल रखते हैं, तो उसके जी, साथ उसका चम्मच भी होना चाहिए। और साथ में बिल्कुल। आप अगर कोई वैसी नूडल्स जैसी कोई चीज़ सर्व करना चाहती हैं बाई चांस, तो आप काँटा और चम्मच या छुरी जो भी है, वो भी आप वो तो साथ में आपके रखें। व्यंजन के ऊपर जी, निर्भर करता है कि आपका क्या व्यंजन है, क्या खाद्य पदार्थ आप रख रही हैं, उसी हिसाब से आपको रखना होगा। डाइनिंग टेबल के साथ-साथ एक बात और है कि हम सारी चीज़ें रख देते हैं, लेकिन जैसे कि हम जो परसने वाली चम्मच है या और चीज़ कटलरीज़ जो हैं, उनके लिए एक अलग से प्लेट ज़रूर रखें, जी, ताकि हम जैसे दाल है या सब्ज़ी है, रसीली सब्ज़ी है या सूखी है, निकाल के जब हम डोगा ढकते हैं, तो उस चम्मच को कहाँ रखें? तो एक बिल्कुल। अलग से प्लेट रख दें, ताकि आप वो मेज़ पर ना रखें, तो इस तरह से सुंदर भी लगता है। वो भी मैचिंग ही वो होना बहुत चाहिए। ज़रूरी हाँ, होती है, वो चीज़ तो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डोंगा तो हमें लास्ट में बंद ही जी, करना पड़ता है, तो बिल्कुल। वो पॉइंट बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए। जी, और आजकल क्या होता है कि वो जो हम लोग कपड़े के मैट वो बनाते हैं, हाँ, नैपकिन्स बनाते हैं, नैपकिन बिल्कुल। तो उसको भी अगर हम कहीं देखिए ना रेणु जी, अगर कहीं होटल में जाते हैं, तो कितने अच्छे से हाँ, फ्लावर वगैरह बना के सजाते हैं। बिल्कुल। तो कभी पंखे का, कभी बत्तख का शेप है, कभी कमल का फूल है, जी। कभी गुलाब
के फूल है। तो अगर उस कला को भी अगर आप सीख लें, जी। आजकल तो यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगा, बिल्कुल। तो उसको भी आप सीख लीजिए और उसको बना करके जब आप रखेंगी अपने तो घर सुंदर की लगेगा। सुंदरता तो और बढ़ेगी। और इसके साथ-साथ अगर आपके पास डाइनिंग टेबल जहाँ रख रही हैं वहाँ स्पेस है, तो उसके ऊपर छत के ऊपर तो वहाँ पर आप छोटा-सा एक लैंप भी लगा सकती हैं, तो और खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये जो तो नैपकिन की बात कही उसके जी। साथ-साथ एक बात और है, ऐसा नहीं है, टिश्यू पेपर्स जो होते हैं ना, उनको भी बड़ी खूबसूरती से आप जी। अलग-अलग आकार दे सकती हैं, वैसे ही आकृति में सजा सकती हैं, उनसे भी वैसे ही कमल के फूल आदि बिल्कुल। बना सकते हैं, जैसे कि नैपकिन की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा है कि यूट्यूब तो है ही, हम बाकी तो देख लेते हैं, लेकिन वहीं अगर आप भी बनाती रहेंगी तो कुछ न कुछ आप भी खुद भी अपना सृजन कर सकती हैं, नया बिल्कुल। बना सकती हैं, आकार जैसे दे कागज सकती की हैं। नाव बनाते हैं या हाँ, पंखा बिल्कुल। बनाते तो हैं, नाव बना के रख दें, नाव क्या बना दिक्कत है? नाव बना के रख दें। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि हम एक गीत पर तैर लेते हैं, है ना? जी, बिल्कुल। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। मैं धरती तू आसमान, मेरी हस्ती पे छा गया तू। मैं धरती तू आसमान, मेरी हस्ती पे छा गया तू। सीने के सुर्ख दाग मेरे दिल बन के आ गया तू। सीने के सुर्ख दाग मेरे दिल बन के आ गया तू। अब रहने दे निगाहों में मस्ती, अब असल मैंने ख्वाबों की बस्ती। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। भाई हम भी विदा लेते हैं अपनी सखियों से, सहेलियों से, अपने श्रोताओं से। तो रेणु चतुर्वेदी, और मंजरी मरुमका, नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।